ये क्या है अमर? मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें हर बार हिसाब चाहिए होता है। हिसाब रखना कोई गलत बात तो नहीं है नीता। मैं भी अपनी हर चीज़ का हिसाब रखता हूँ, तो तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी हिसाब रखा करो। पर मैंने कभी अपने पापा को भी हिसाब नहीं दिया, तो तुम्हें क्यों दूँ? मेरे पापा ने तो कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगा। मैंने तो जो चाहा वो खरीदा है। किसी ने मुझे हिसाब नहीं मांगा उसका। नीता, तुम जानती हो कि मेरी तनख्वाह कम है। उसी से मुझे इस पूरे परिवार को पालना होता है। ऊपर से जो शादी का कर्जा चढ़ा है वो भी मैं ही चुका रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी बीवी के खर्चे नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की थी? एक एक पाई का हिसाब तुम्हें देना पड़ता है। अब की बार नीता बुरा मानते हुए बोली, लेकिन इतना तो समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? अमर ने उसे समझाते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं समझना। तुम जैसे नकारा इंसान से शादी क्या हो गई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मुझे कोई हिसाब नहीं देना। बस कह दिया मैंने। हर बात में जब देखो सोच समझ के खर्च करो। मेरी सारी सहेलियाँ दिल खोलकर खर्चा करती है, पर मैं हूँ कि। बोलते बोलते नीता बिल्कुल चुप हो गई और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से पटकते हुए बाहर चली गई। अमर सिर्फ नीता को जाते हुए देखता रहा। उसने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा, पर उसे पता था कि नीता अपने पापा को फ़ोन ज़रूर करेगी। नीता और अमर की शादी 7 महीने पहले ही हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी। दरअसल अमर के पिताजी का देहांत 4 साल पहले हो चुका था। अमर घर का अकेला कमाऊ बेटा है। अमर की माँ कौशल्या जी घर संभालती है। वही अमर से छोटी 2 बहनें हैं जो अभी पढ़ाई कर रही है। तो सारी जिम्मेदारी अमर की ही है। नीता के पापा ने खुद नीता के लिए अमर को पसंद किया था। शादी से पहले अमर अपनी स्थिति से नीता को अवगत करा चुका था। साथ ही ये भी बता चुका था कि उसकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। तब नीता को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अब वो इन जिम्मेदारियों से ऊब चुकी थी। अमर की आदत थी कि वो हर महीने का हिसाब किताब पूरा जोड़ कर रखता था। पहले वो घर खर्च अपनी माँ कौशल्या जी को देता था, लेकिन जब से अमर और नीता की शादी हुई है तब से कौशल्या जी महीने का खर्चा नीता के हाथों में दिलवाती है। और नीता उसे तो अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो ज़रूर लेती है, चाहे महीने का बजट ही बिगड़ जाए। पिछले 4 महीने से यही सब हो रहा था। बजट बिगड़ा जो अलग, साथ ही साथ 2 महीने का बिजली और पानी का बिल भी बकाया हो गया। आज अमर हिसाब मांग रहा था तो उसी बात पर नीता अमर से लड़ पड़ी। अब अमर को भी समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। पर पास के कमरे में कौशल्या जी को दोनों की बहस अच्छे से सुनाई दे रही थी, पर कहे क्या, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद अमर के पास उसके ससुर जी का फ़ोन आया। वो समझ चुका था कि नीता ने अपने पापा को बहस के बारे में सब कुछ बता दिया। ये तो नीता की आदत थी कि जब भी वो अमर से बहस करती थी तो वो अपने पापा को सब कुछ बता दिया करती थी, और उसके बाद उसके पापा अमर को ही 2 बातें सुना दिया करते थे, बिना ये जाने कि गलती उनकी बेटी की है। नीता के पापा ने अमर से बड़े रुखे स्वर में बात की और साथ ही ये भी कहा कि वो अभी इसी वक्त अमर के घर आ रहे हैं नीता को लेने के लिए। अमर कुछ कह पाता तो इससे पहले ही उन्होंने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद नीता कमरे में आई और अपना सामान पैक करने लगी। हर बार अमर उसे रोक लेता था, पर इस बार अमर ने ऐसा कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसके ससुर प्रवीण जी भी आ गए। घर के अंदर बैठकर बात करने की जगह उन्होंने जहमत ना उठाई और घर के बाहर से ही उन्होंने अमर और कौशल्या जी को खूब खरी खोटी सुनाई। इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और वे नीता को अपने साथ ही ले गए। आज पहली बार अमर ने अपने पिता के जाने के बाद अपनी माँ को इस तरह रोते देखा था। उसे नीता के इस कदम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और आस पड़ोस के लोगों को कानाफूसी करने का जो मौका मिला, उससे अपने घर वालों की हिम्मत टूटते देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ घर खर्च और हिसाब को लेकर बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, जबकि वो इस बारे में सगाई से पहले ही नीता और उसके परिवार को खुलकर बोल चुका था। फिर उसकी गलती कहाँ थी? इधर घर पर अचानक नीता को अपने पापा के साथ देखकर नीता की मम्मी विजया जी, भाई अंकित और भाभी शुभी हैरान रह गए। जब उन्होंने इस बारे में नीता से पूछना चाहा तो प्रवीण जी ने उन्हें रोक दिया। नीता अभी परेशान है, उससे कुछ मत पूछो। नीता को अंदर कमरे में जाकर आराम करने दो।
ये सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा, पर बेटी को इस तरह घर पर आया हुआ देखकर विजया जी का दिल घबरा रहा था। आखिर वे भी इन माँ बाप बेटी के प्यार को बहुत अच्छे से जानती थी। बचपन से देखती आई है कि किस तरह नीता की हर जिद को प्रवीण जी ने पूरा किया है। इस कारण नीता कितनी ज़िद्दी हो गई है, इसका अंदाज़ा भी उन्हें नहीं है। उन्होंने प्रवीण जी से ही पूछा, क्या बात है, नीता इस तरह कैसे अपने ससुराल से आ गई? अरे किस्मत फूट गई हमारी बच्ची की, जो ऐसे भिखारी के घर में शादी की, जहाँ एक एक पाई का हिसाब तक उसे देना पड़ता है। एक एक पैसा खर्च करने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ता है। प्रवीण जी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने भी आज तक अपनी बेटी से हिसाब नहीं मांगा, तो वो अमर कौन होता है मेरी बेटी से हिसाब मांगने वाला? नीता अब इस घर में कभी नहीं जाएगी। विजया जी को समझते देर नहीं लगी कि बात क्या हुई होगी। उन्होंने बात को बेवजह ना बढ़ाई और चुपचाप नीता के पास कमरे में आ गई। अपनी मम्मी को अपने पास देखकर नीता रोने लगी। मम्मी, ये भी कोई ज़िंदगी है? बताओ, एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करना पड़ता है, और तो और उसका भी हिसाब दो, जैसे मैं उनकी गुलाम हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो आराम कर, सुबह बात करते हैं। ऐसा कहकर विजया जी बाहर आ गई। वे जानती थी कि गलती नीता की ही है, पर अपनी बेटी को समझाए तो कैसे? यहाँ तो बेटी को ही समझाने की बात नहीं थी, उसके पिता को भी ये बात समझ में नहीं आनी चाहिए थी। वह ऐसा कोई उपाय करना चाहती थी जिससे दोनों को ही समझ में आ जाए। दूसरे दिन जब सब नाश्ता कर रहे थे तो शुभी अपना सामान लेकर कमरे के बाहर आई। उसे इस तरह सामान के साथ देखकर प्रवीण जी ने पूछा, ये क्या है बहू, तुम कहाँ जा रही हो? पापा जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। उनकी बात सुनकर शुभी ने जवाब दिया, लेकिन क्यों? अचानक मायके क्यों जाना है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि या तुम्हारी ननद परेशान है और तुम्हें मायके जाने की लगी है? तुम कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप अपना सामान अंदर रखो। अचानक अंकित बीच में बोल पड़ा, नहीं, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। आखिर आज मेरी ननद ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे साथ इतना गलत हो रहा था और मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। शुभी ने जवाब दिया। अब हैरान होने की बारी नीता की थी। मैंने ऐसा क्या किया भाभी? आप कहना क्या चाहती हो? यही कि किसी भी पत्नी से हिसाब मांगने का अधिकार उसके पति को नहीं होता है। अगर वो पत्नी से हिसाब मांगता है, इसका मतलब है कि वो पत्नी को गुलाम बनाकर रखना चाहता है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी ननद को ताने मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अंकित चिल्लाते हुए बोला। क्यों, इसमें गलत क्या है? आपके घर की बेटी से उसके पति ने हिसाब मांगा तो गलत है, लेकिन बहू से और पत्नी से हिसाब मांगते हो वो सही है। शुभी बराबर अंकित को जवाब दिए जा रही थी। कैसी बात कर रही हो तुम बहू? तुम समझदार होकर ऐसी बात करोगी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। हर इंसान को अपने हिसाब से घर चलाना होता है। उसके लिए वो अपने घर के अनुसार बजट बनाकर चलता है, तो उसका हिसाब किताब तो प्रॉपर होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? हर इंसान अपनी इनकम के हिसाब से घर चलाता है। हिसाब किताब रखना तो अच्छी आदत होती है। अगर अंकित तुमसे हिसाब किताब पूछ लेता है तो गलत क्या है? तुम्हें अलग से हाथ खर्चे के लिए पैसे देता तो है। देखो, तुम्हारी मम्मी जी तो मुझे अब तक हिसाब देती है। अंकित और शुभी को लड़ते देखकर प्रवीण जी बीच में बोले। अच्छा, तो फिर अमर ने क्या गलत किया? हाथ खर्चे के पैसे तो वो भी आपकी बेटी को देता है, पर जो घर का बजट है उसका तो हिसाब किताब पूछेगा ही ना। अचानक विजया जी ने कहा। प्रवीण जी को समझ में आ रहा था कि गलती अमर की नहीं थी बल्कि नीता की थी, इसलिए उनको जवाब देते नहीं बना। बेटी अगर घर गृहस्थी में गलती कर रही है तो उसे समझाने की जगह उसे घर लेकर आ गए आप। क्या ये गलत नहीं थी? आप अपनी बेटी को समझा सकते थे कि बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, अगर घर का बजट नहीं संभल पा रहा है तो दोनों पति पत्नी मिलकर उसका निवारण करो। तुम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी संभाल सकते हो और हिसाब किताब रखना कोई गलत बात नहीं है। अमर ने सगाई से पहले ही अपने घर की स्थिति आप लोगों को सामने खुलकर बता दी थी, फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? और तो और उसके पूरे परिवार को पड़ोसियों के सामने बेइज्जत करके आ गए। कितनी शर्म की बात है। अब आप लोग सोच लीजिए आपको क्या करना है। गलती मेरी ही है मम्मी, मुझे समझना चाहिए था। शादी हो गई, जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उसके बावजूद पैसों की कीमत अभी तक समझ में नहीं आई। ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ, शायद वो लोग मुझे माफ़ कर दे। नीता ने कहा। रुको बेटा, मैं तुम्हें खुद वहाँ छोड़कर आऊँगा, शायद वो लोग मुझे भी माफ़ कर दे, प्रवीण जी ने कहा।
ऐसा कहकर प्रवीण जी अपनी बेटी नीता को लेकर वहाँ से रवाना होने लगे तो देखा अमर और कौशल्या जी वहीं खड़े थे। दोनों को वहाँ देखकर नीता हैरान रह गई। प्रवीण जी भी हैरानी से उन लोगों की तरफ देखने लगे तो विजया जी बोली, मैंने ही बुलाया है इन्हें। यूँ बेटी की छोटी छोटी गलतियों पर उसका घर तो टूटने नहीं दे सकती थी, इसलिए शुभी की मदद ली। नीता ने अमर और कौशल्या जी से माफ़ी मांगी और खुशी खुशी उनके साथ अपने ससुराल रवाना हो गई। विजया जी खुश थी कि उनकी समझदारी से बेटी का घर टूटने से तो बच गया।